जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिसपे सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की, वो तारीखी सबसे ज़्यादा। 5 हमारी फसलें, क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज़्यादा पैदावार। उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज़्यादा मिली, यानी खुशहाली भी देहात में सबसे ज़्यादा आई। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखें जब एक कौम की जब उसकी दौलत में इजाफा होता है, जब उसकी इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर, उस वक्त के ऊपर ये हमारे खिलाफ साजिश की गई। और तब से अब तक देख लें कि रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं, रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है, एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है जिससे इकॉनमी इफेक्ट होती है। तो तब हमारे जनाब हमारे जो एलाइज थे उनको भी याद आ गया कि हालात अच्छे नहीं है जी, हुकूमत से वो खुश नहीं है। और हमारे ये जो लोग जिन्होंने हमें छोड़ा, ये भी इन्होंने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए सिंध हाउस के अंदर। तो मैं जो आज चाहता हूं कि अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सब को बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने नेशनल जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। तो मैं ये आज चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जिस वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने जो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इनको, और उसने कहा था कि मुदाखलत हुई है, और उसे अपने ओथ के ऊपर स्टैंड लेते हुए एडजर्न की थी मीटिंग असेंबली की। मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। तब उनको कम से कम, अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए स्टैंड करोगे, तो वो दोनों मुतासिर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर रूलिंग उन्होंने हटाई है वो तो इन्वेस्टिगेट की नहीं। और इसलिए मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो। कोई हम ओपन मांगते हैं, ये इतनी वारदात हुई है, कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ। ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। तो इसके ऊपर इसलिए मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी ओपन इसकी हियरिंग करें। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा।
जनरल मुशर्रफ ने हाथ खड़े कर दिए थे जब बाहर से धमकी मिली थी कि हमारी जंग में शामिल हो। जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था जब कोंडालीजा राइस ने मीटिंग की थी उसके साथ और बेनजीर को इकट्ठा किया था, एनआरओ तब हुआ था। ये बैरूनी मुदाखलत थी सारी, जिन्होंने पाकिस्तान ने बड़ी भारी इसकी कीमत अदा की है। 80,000 लोग मरवाए, अपने मुल्क को तबाही, खुदकुश हमले हो रहे हैं चारों तरफ, कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ऊपर कौम का ज़ाया हो गया, वो एक धमकी की वजह से। और जब इकट्ठा किया कोंडालीजा राइस ने बेनजीर और मुशर्रफ को, तो एनआरओ दिया, उससे 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। तो आज अगर अपनी सॉवरेनिटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वजीर आज़म सरबरा धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। तो मैं दूसरी चीज़ ये चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जो सफारत खाने थे, ये बैरून मुल्क सफारत खाने, कौन कौन लोग इधर ज़्यादा जाना शुरू हो गए, कौन से ओपोजिशन लीडर से इन्होंने ज़्यादा मुलाकातें की, और सफारत खानों का क्या काम था, उन लोगों को बुलाना जो वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ में खुश नहीं है, उनको बुलाना शुरू कर दिया। जिन्होंने सबसे पहले जो अपने ज़मीर बेचे और जो लोटा हुए, उनको पहले से बनाना शुरू कर दिया था सफारत खानों में। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कैसे पहले से ही मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई, बड़े नामवर सहाफ़ियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। वो मुझे भी सारी खबरें मिल रही थी, हमें भी ये सारा पता चल रहा था जनवरी से, जब ये सारी गेम शुरू हुई थी, हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, क्योंकि हमें खबरें आ रही थी कि ये कैसे किधर लंदन में कौन कौन लोगों से मुलाकातें कर रहा है, जिधर से ये शुरू हुई थी गेम। तो मैं आज इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जमहूरियत, हमारी आज़ादी के लिए आज ये सबसे बड़ा ख़तरा बना है, और अगर हमारे इदारे आज नहीं खड़े होंगे इस कौम की खुददारी और आज़ादी के साथ, तो ये तो गुलामों की, करप्ट लोगों की गुलामी के अंदर हमें ही नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को का मुस्तकबिल खतरे में। मैं ये दूसरी चीज़ें पूछना चाहता हूँ आज कि जब ये लोग इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और इन्होंने अपने हलकों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे सुने, इन केसेस को डे टू डे बेसिस पे इनके हल करें। पंजाब असेंबली में जो हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है। जिस तरह वो पुलिस को अंदर भेज हमारी बेचारी MP वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर है, इस वक्त डंडे मारे गए, जिस तरह आसिया को, जिस तरह इन्होंने किया पंजाब असेंबली में, और जिस तरह की हरकतें की गई, ये क्या कुछ जमहूरियत है। और फिर जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, क्या हम अपनी सारी कौम के सामने इजाज़त देंगे इस तरह की चीज़ को कि किसी मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कमरों में बंद करके बकरियों की तरह और इनको ख़रीद रहे हैं? कभी यहाँ कहीं हुआ है? तो मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूँ आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता है तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक जज केस सुनता है तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज के ऊपर उसको एतमाद नहीं, तो वो रिक्यूज करता है अपने आप को। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई एतमाद ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, और जो जब नहीं इसके ऊपर हमें एतमाद ही नहीं है,
तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर, इसके ऊपर हमें इत्मीनाद ही नहीं है, तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। और इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूंगा कि 63A इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो मैं आखिर में आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हम अनाउंस किया, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 3 सबसे बड़े वेन्यूज़ पेशावर, 4 वेन्यूज़, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, सबसे बड़े वेन्यूज़, जो ये 11 पार्टीज उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं कोई भर सकती, वो चंद दिनों के अंदर सारे वेन्यूज़ के अंदर इस तरह के क्राउड आए हैं, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया, लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है, और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा क्रिमिनल लोग, ज़मानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो ज़मानत पे लोग हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिर रहा है इधर उधर, जिस तरह ये सवाई फीते काटने का और इसको पता ही नहीं है। इससे सवाल ये पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस है इसके। कैसे हो सकता है कि ये अब बैठ के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड चलते थे वहाँ LDA में जो उन्होंने लूट मार की थी लाहौर में, उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट ECL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, जमानत पे भी है। ये कहाँ दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी ECL पे डाल दें, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको इतना खौफ क्यों होता है बाहर जाने का? इसलिए कि पैसे बाहर पड़े हैं, जायदादें बाहर पड़ी हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, दुगना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैं आज मैसेज पहुंचा दिया, अपने सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। चलो पहले अदालतों ने रात को 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप कोई आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद डेफर किया, और हमजा शहबाज की जो बतौर वजीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिल मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं,
और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग करके इनको केस नहीं सुनने चाहिए? कादिर आपके पास आ रहे। कादिर सर ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामियों में भी नहीं था और नए वाले इलामियों में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामियों को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी कीजिए। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये खत छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये खत पहले वजीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफर का बता दूं। ये जो मुरासला है, देखिए, ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शाने चित होके उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। लंदन में नया पाकिस्तान सर 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे जरा कमेंट करें सर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखे ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। बस असल में ये बात नहीं है। ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, इनको कोई शर्म ही नहीं आती कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके ख़ानदान के नज़र ही किसी को ना आए, सारे ख़ानदानी ऊपर आके बैठ गए। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टीज में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियां क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के अंदर दोनों जमानती, दोनों जमानत के ऊपर है। 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है। वो बस वो उर्दू अंग्रेजी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं, इससे बड़ी साजिश क्या है? रिजवान बोले। रिजवान आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, EVM मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है, फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो ज़िमनी इलेक्शंस करके वो इस तरह के भी चीज़ें करें। तो इस सारी सूरत हाल में आपका लायामल क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया जाए? सर इसमें ज़िमनी ले लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से, क्या कहिएगा? थैंक यू सर। देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन कम कम माफ़ी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट ठहर जाए। देखिए मैं आपको दोनों चीज़ों का पहले बता। देखिए, EVM मशीन्स का हमने क्यों कहा था? EVM मशीन्स का जो अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हेयरिंग हुई थी उसमें।
अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, ईवीएम मशीन ले आए। ये जुडिशल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब एक में था। रिजेक्टेड वोट्स सबका एक है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। हमारी दौर में सबसे ज्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। टोटल IMF से पैसा मिला है 6 अरब डॉलर। 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है। हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब दो चीजें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके धांधली से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका, RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो, ये और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर, जाली वोट्स। ये सारा कुछ खत्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको खत्म करना चाहते हैं। खान साहब